क्या पढ़ रहे हैं? सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिशों के वियोजन का मतलब होता है कि एक सदिश को किन्हीं दो भागों में बांट देना। ठीक है, जैसे एक सदिश है उसको एक्स अक्ष में बांट दिया, वाई अक्ष में बांट दिया, तो ये जो बांटना है वो बांटने की क्रिया कहलाती है हमारा सदिशों का वियोजन। ठीक है, इसमें जब हम एक्स अक्ष पे एक घटक करते हैं और वाई अक्ष पे दूसरा घटक करते हैं, जैसे हमारे ये ओपी एक वेक्टर है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में एक्स वाई तल में स्थित है ओपी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ओ एम हमने जो माना है ये इसका क्षैतिज घटक कहलाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो वैल्यू ली जाएगी वो हमारी क्षैतिज घटक कहलाएगी और जो वाई अक्ष पर वैल्यू ली जाएगी वो ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगी। समझ गए? मान लेते हैं कि ये जो ओपी है, ओपी वो एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? थीटा। तब त्रिभुज ओ पी एम में, ठीक है, त्रिभुज ओ पी एम में, और इस ए वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर आई कैप बता रहा है कि ये ए एक्स वैल्यू है एक्स अक्ष पर और जे कैप बता रहा है कि ए वाई वैल्यू है वाई अक्ष पर। समझ गए? जे बताता है वाई अक्ष को और आई बताता है एक्स अक्ष को। ठीक, ओपीएम में जब हमने लिया तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया? ओएम बटे कर्ण क्या हो गया? ओपी। तो आधार कितना है? ax और ओपी की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर। यानी ए वेक्टर का परिमाण की अगर बात होगी तो हम यहाँ परिमाण मान लिया कि ए वेक्टर के परिमाण की वैल्यू है ए। परिमाण का मतलब होता है उसकी वैल्यू यानी उसका मान। ठीक है, तो ये हो गया ए। तो ए एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कि ए एक्स ये कितना है एक्स अक्ष पर, और यहाँ वाई अक्ष की निकालनी है वैल्यू। तो ए एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये कहलाएगा हमारा क्षैतिज घटक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस तरीके सवाल दे देंगे ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j या 4j कुछ भी दे सकता है। ठीक है, पूछेगा कि क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए, तो क्षैतिज घटक निकालने का तरीका ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ओपीएम में दोबारा से इसी त्रिभुज में लिया है, अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? ए वाई की। तो इसके लिए लेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या हो जाएगा? एम पी बटे कर्ण क्या होगा? ओपी। तो एम पी अपॉन ओपी, और हम जानते हैं एम पी बराबर हो जाएगा ओ एन के। ये देखो समांतर भुजाएं हैं और बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एम पी बराबर ओ एन हो जाएगा। तो यहाँ पर एम पी की जगह हमने क्या लिखा? ओ एन अपॉन ओ पी। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ओ एन बराबर ओ पी इंटू साइन थीटा, ओ पी इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू बन गई। अब ओ एन को हमने क्या माना है? ए वाई माना है, यानी वाई अक्ष पर जो घटक है वो माना है, बराबर ओ पी की वैल्यू ए साइन थीटा। तो ये कहलाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। समझ गए? क्वेश्चन में आया कि ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में तुम्हें एक तो वैल्यू दी होगी कि कोई वेक्टर है जिसका परिमाण इतना है, और दिया होगा कि एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण बना रहा है या 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो वैल्यू में तुम्हें क्या है? साइन सेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में बोले इस तरीके से ये बोल दिया जाए क्वेश्चन ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j, और पूछे कि ए का परिमाण निकालिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ए वेक्टर और ये मोड लगा देगा तो पूछ लेगा कि परिमाण बताइए। इसका मतलब भी परिमाण है और इसका मतलब भी ए अकेला लिख दिया, इसका मतलब भी परिमाण से ही है, यानी कि अकेला ए है तो भी वैल्यू पूछ रहा है, वेक्टर लगा के मोड लगाए तो भी वैल्यू पूछ रहा है। अगर इस तरीके से आ जाए तब ये सदिश कहलाएगा, तब ये सदिश कहलाएगा। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। ए की परिमाण को निकालने के लिए हमने क्या किया? समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दिया, इनका वर्ग किया और इनके बाद जोड़ा। तो ए का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो इसके बाद यहाँ से ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ दिया। इधर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जब हमने ए कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। समझ गए? तो क्या बचेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो इस तरीके से हमारी ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि
जो परिणामी हमने निकाला है इसकी दिशा क्या होगी, इस परिणामी की दिशा क्या होगी। तो इस दिशा को निकालने के लिए हम समीकरण सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, अगर इसकी ओपी की अगर हमें दिशा निकालने की, ओपी की दिशा कितनी है, तो इसके लिए समीकरण 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 क्या कह रहा है, ए वाई बराबर ए साइन थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। और समीकरण 2 एक क्या कह रहा है, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया तो ए से ए कैंसिल, तो ए वाई अपॉन ए एक्स बराबर बनेगा टेन थीटा। क्या बन गया, टेन थीटा। समझ गए। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। यानी कि अगर तुमसे पूछ ले कि इस ओपी की दिशा क्या है, तो ओपी की दिशा तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो, ए वाई की वैल्यू बटे ए एक्स की वैल्यू और टेन थीटा। समझ गए कि नहीं। इस तरीके से हम अपने सदिश की दिशा ज्ञात कर सकते हैं और उसके वियोजित भागों को ज्ञात कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है जो मैंने बताई है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ये तुम्हारी बीएससी एमएससी तक जाएंगी। जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे अब इनका यूज होगा। समझ गए कि नहीं। सदिशों के गुण, इसमें से पहला है हमारा क्या, इसके दो पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। पहला है अदिश गुणन और दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है सदिश गुणन। ठीक है, दोनों गुणन याद हो गए आसानी से। कितने गुणन है, दो गुणन है। पहला है अदिश गुणन और दूसरा है हमारा सदिश गुणन। ठीक है, पहली हेडिंग हम डालेंगे इसमें। पहली हेडिंग क्या है, अदिश गुणन। अदिश गुणन देखो बहुत ही सरल है। ये परिभाषा तुम्हें किताब में नहीं मिलेगी, मैंने बनाई है इसलिए। ठीक है, तो परिभाषा ये है कि जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है, कितनी राशियों का, दो सदिश राशियों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल अगर हमें अदिश राशि प्राप्त हो रहा है, अदिश राशि का मतलब ये होता है केवल वैल्यू मिल रही है, दिशा नहीं मिल रही है। समझ गए कि नहीं। ऐसा सदिश राशियों का गुणनफल जिसमें केवल परिमाण मिलता है, दिशा नहीं मिलती, तो वो गुणन क्या कहलाता है, अदिश गुणन। समझ गए। तो एक लाइन में परिभाषा ये बनती है कि जब दो सदिश राशियों का गुणन किया जाता है, यदि गुणनफल हमें एक अदिश राशि प्राप्त होता है तो ऐसे गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। समझ गए। जैसे, और इस गुणन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डॉट से। ये वाला डॉट। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलर गुणन। क्या, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। और डॉट की वजह से इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसके तीन नाम हैं। हिंदी में अदिश गुणन, डॉट से प्रदर्शित करते हैं इसीलिए डॉट गुणन कह दो या डॉट प्रोडक्ट कह दो, और इंग्लिश में इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है और हमारे पास कौन है, बी वेक्टर। इन दोनों का हमें क्या करना है, अदिश गुणन करना है। तो इनके बीच में क्या लगाना है हमें, डॉट। ये डॉट बता रहा है कि ये कौन सा गुणन है, अदिश गुणन। क्या है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन। तो देखो बेटा, मैंने अभी क्या बताया कि मैंने मान लिया कि ए का परिमाण ए है और बी का परिमाण बी है। तो ए का परिमाण कितना आ गया, ए, और बी का कितना आ गया, बी। इसमें आएगा क्या, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसमें कहीं भी दिशा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अदिश गुणन। ठीक है, जब दो सदिश, ये क्या वेक्टर लगता है, वो राशि सदिश होती है, जिसको वेक्टर नहीं है वो अदिश होती है। तो जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होता है, ऐसे गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, ये थीटा है ए और बी के बीच में। जैसे हमारा ये वेक्टर है ए और इस तरीके से ये वेक्टर है हमारा क्या, बी। इनके बीच में कौन है, क्या, थीटा। तो ये थीटा वो थीटा। समझ गए कि नहीं। अब देखो, अगर तुम लोग इस परिभाषा को भूल जाओ तो पेपर में कैसे बनाओगे। पेपर में बनाने का तरीका है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद है,
क्या है याद है? फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से परिभाषा बनेगी इसकी। देखो कैसे, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, उन दोनों के परिमाणों, उन दोनों के परिमाणों, परिमाण का मतलब ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी, उन दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोस को कहते हैं कोज्या, उनके दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, उनके परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए? अब देखो बेटा इसके उदाहरण देखो, अदिश गुणन के क्या है उदाहरण। तो अदिश गुणन का उदाहरण देखो, पहला उदाहरण तो इससे तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसा उदाहरण होगा जिसमें वेक्टर लग रहे होंगे और राशि कैसी प्राप्त हो रही होगी? अदिश। तो पहला ही है इसका कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है? एक सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है, और कार्य क्या है? अदिश राशि। समझ गए कि नहीं? तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर बराबर कहलाएगा W। क्या कहलाएगा? W। समझ गए? इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला बनता है क्या? इसीलिए यहाँ से बन जाता है W बराबर FS cos थीटा। समझ गए कि नहीं? यहाँ से ये बनता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ये cos थीटा कैसे है। जैसे AB cos थीटा है ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या है? AB cos थीटा। ऐसे F वेक्टर डॉट S वेक्टर क्या कहलाएगा? FS cos थीटा। समझ गए या नहीं? समझ गए? पहला उदाहरण ये पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, इम्पोर्टेंट है ये। पेपर में पूछा जाता है कि अदिश गुणन के कोई दो उदाहरण लिखिए, या सदिश गुणन के दो उदाहरण लिखिए, या बोलेगा अदिश गुणन की परिभाषा दीजिए या सदिश गुणन की परिभाषा दीजिए। उदाहरण या परिभाषा या फिर परिभाषा उदाहरण दोनों पूछ लेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इतने का लिखने का तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड उदाहरण है इसका, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कि जहाँ W बराबर क्या है? कार्य, F बराबर बल और S बराबर विस्थापन। नोट कर लो तुम लोग। और यहाँ पर फाई ई बराबर है वैद्युत फ्लक्स। ये इंटर में पढ़ोगे इसे तुम आगे, वैद्युत फ्लक्स। ई है हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए है हमारा क्या? ए है हमारा क्षेत्रफल। समझ गए? नोट कर। तो देखो बेटा, अदिश गुणन के गुण, पहला मैंने बताया कि अदिश गुणन धनात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। समझ गए? शून्य कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी क्यों हो सकता है, इसका हर चीज का रीजन होता है फिजिक्स में। समझ गए? हर चीज का रीजन है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। इन तीनों बातों को प्रूव करता हूँ मैं। पहला है धनात्मक हो सकता है। मैं अगर कहूँ कि cos थीटा की वैल्यू 90 तक है, कोई भी वैल्यू 90 तक है या कोई भी है, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। देखो कैसे, cos मैं कर देता हूँ इसमें 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक है, इसका मतलब इसके मान क्या होंगे? धनात्मक। 30 पे भी होगा, 60 पे भी होगा। दूसरी बात नेगेटिव में पहुंचा देता हूँ cos 180 कर देता हूँ। cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। यानी कि ये इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस, यानी कि नेगेटिव भी होता है। अब मैं पहुंचाता हूँ इसको cos 90 पे। थीटा बराबर क्या हो जाए? 90। cos 90 की वैल्यू 0। प्रूफ हो गया? प्रूफ हुआ कि नहीं? बायोलॉजी वाले हैं कुछ लोग, जो बायोलॉजी वाले हों वो देख लें कि अगर 90 या 180 से नीचे के मान होंगे, 180 के नीचे के मान होंगे, उनमें वैल्यू प्लस की आएगी।
cos 90 डिग्री पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। और 180 से ऊपर पहुंच जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस। सर 120 में तो माइनस होती है। हाँ 120 में तो माइनस होती है। 120 भी माइनस होती है, यानी कि 90 से ऊपर है ना। 90 तक पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, मैथ के अकॉर्डिंग तुम जानते हो, समझ गए ना, प्रूफ हो गया, समझ गए। तो ये है कि 120 की वैल्यू भी माइनस में होती है, बिल्कुल सही बात है कि 90 से ऊपर जैसी वैल्यू आएगी तो क्या होगी, माइनस होगी। चलो दूसरा पॉइंट है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब होता है बेटा कि एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, वो अपनी जगह आपस में बदल ले, तू यहाँ जा मैं यहाँ जाऊँ। दोस्त है तो आ जाएंगे, दुश्मन है तो जो कहेंगे नहीं मैं नहीं आऊंगा, कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर पालन करता है तो ये अच्छे दोस्त है, ये बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बात समझ में आ गई या नहीं? क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्थान चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिशा का कोई रोल नहीं है। अदिश गुणन है, दिशा होती ही नहीं भाई। दिशा कब पलटेगी, जब दिशा काम कर रही होगी इस गुणन में कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों की दिशा बदल गई। समझ गए कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट है वितरण नियम का पालन करता है। ये वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम हमारा क्या कहता है, वितरण नियम कहता है हमारा, कोई नोट नहीं करेगा बच्चा, समझ लेंगे पहले। ए वेक्टर डॉट लिखा हुआ है हमारा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, वितरण नियम का पालन करेगा। वितरण नियम का पालन से मतलब ये है कि ए का गुणा किसमें हो रहा है, बी में हो रहा है, और ए वेक्टर का गुणा किसमें हो रहा है, सी में हो रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी, वितरण नियम क्या है, समझ गए। अगला देखो, दो समांतर सदिशों का गुणन कर दिया जाए। समांतर सदिशों का अदिश गुणन हमेशा उनके परिमाण के बराबर आएगा, परिमाण गुणनफल के बराबर आएगा। कैसे, जैसे कि ए वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, ठीक है बेटा, और बी वेक्टर भी इसी दिशा में जा रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, इन दोनों के बीच में 0 हो गया ना। थीटा तो 0 हो गया भाई, वो भी मथुरा जा रहा है, हम भी मथुरा जा रहे हैं, तो सीधे सीधे ही तो जाएंगे, हमारे बीच कोई एंगल बनेगा नहीं बनेगा। अब ऐसे हो जाए कि एक जा रहा है दक्षिण में और एक जा रहा है पश्चिम में, तो बन गया ना, फिर तो 90 का एंगल बन गया। समझ गए कि नहीं? सीधे जा रहे तो एंगल बनेगा नहीं, 0 रहेगा। तो एंगल जब 0 रहेगा तो क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू 1। अर्थात यहाँ से पॉइंट बना कि दो समांतर सदिशों का गुणन हमेशा उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। देख रहे हो, हमेशा होगा, ये ऐसा नहीं है कि कभी कभार, हमेशा, ऑलवेज। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी रहेगा, यानी कि दो समांतर सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल सदैव उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला पॉइंट 5वां इसी पर आधारित है, स्वतः गुणन। स्वतः गुणन, अगर हम किसी का स्वतः अदिश गुणन कर दें, क्या कर दें, अदिश गुणन, यानी कि खुद का खुद से गुणा। जैसे वेक्टर है हमारा ए, ये ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का क्या करना है, हमें स्वतः गुणन करना है, यानी कि खुद का खुद से गुणा करना है। तो ये ए वेक्टर भी यही है, ये दूसरा वेक्टर भी यही है, तो भाई खुद के लिए खुद की दिशा क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो थीटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। भाई वो अपने आप से दिशा थोड़ी ना बना पाएगा। ए वेक्टर भी इसी दिशा में और दूसरा भी मैं कौन को मान रहा हूँ, ए वेक्टर को मान रहा हूँ, तो दिशा कहाँ से आएगी, दिशा 0 रहेगी, थीटा क्या रहेगा, 0। तो फिर से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 तुम लोग जानते ही हो। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये बात सबकी समझ में आ गई या नहीं? तो ये यहीं से बन गया समांतर सदिशों वाले से कि जब हम किसी का भी स्वतः गुणन करेंगे, अदिश गुणन, किसी भी सदिश का स्वतः
अदिश गुणन करेंगे, खुद का खुद से अदिश गुणन करेंगे, तो हमेशा उस सदिश के परिमाण का वर्ग मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? हमेशा उस सदिश के परिमाण का वर्ग मिलेगा। ये चेंज नहीं होगा कभी भी। कभी भी डायरेक्ट आ जाए तुमसे कि एक वेक्टर है, उसका अदिश गुणन करना है और उसमें परिमाण दे रखा है 4i, ऐसे दे रखा है तुम्हें कितना कि वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 4i, इसका स्वतः अदिश गुणन कितना होगा कोई पूछ ले तुमसे, डायरेक्ट मुंह जबानी आंसर दोगे क्या? इसके परिमाण का क्या करना है हमें? स्क्वायर करना है सीधे। परिमाण कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। आंसर खत्म, खेल। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बोल दे कि एक वेक्टर है एक जिसका परिमाण दे रखा है हमें 5, इसका अदिश गुणन करना है, क्या होगा आंसर? डायरेक्ट 25। बात समझ में आई है नहीं? इससे समझ गए। और दो वेक्टर दे रहा है, एक का परिमाण कह रहा है 5, एक का कह रहा है 4, और बोल रहा है इनका अदिश गुणन बताइए। ये समांतर सदिश है। क्या है? समांतर है। थीटा 0 बोल दिया, समांतर सदिश के लिए मैंने पॉइंट बता दिया। ये चौथा वाला क्या कहना चाह रहा है? चौथा, चौथे के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट देख के बता दो। बिल्कुल 20 आंसर आएगा। कैसे? 4 पंजे 20, सीधे गुणा होगा, ए बी का गुणा हो जाएगा। देखो ए बी, ऐसे चुटकियों में आंसर कर दोगे इन सवालों के। समझ में आ रहा है या नहीं? लास्ट आज का करा रहे हैं हम तुम्हें। छठवां पॉइंट है लंबवत सदिशों का अदिश गुणन। लंबवत सदिशों का अदिश गुणन अगर ये तुम्हें मिल जाए कभी भी तो आंख बंद करके कहोगे क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑलवेज क्या होगा? 0। क्या होगा? cos 90 की वैल्यू 0। समझ गए कि नहीं? तो ये गुण बहुत काम के हैं। जब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है तुम्हारे न्यूमेरिकल में। ये बात समझ में आ गई है नहीं? समझ गए?